अगर आप एक एथलीट हो, कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, आपके लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आप एथलेटिक्स करते हो, फुटबॉल, क्रिकेट, आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हो। मेजॉरिटी स्पोर्ट्स जहाँ पे स्पीड, स्ट्रेंथ, पावर, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे बॉडी रिकॉम्पोजिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसको सही से कर लिया तो चाहे आप 2 3 4 महीने तक ट्रैक पे ना जाओ, आप ग्राउंड वाला वर्कआउट ही मत करो, फिर भी लेकिन अगर आपने ये चीज़ अचीव कर ली तब भी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। मतलब आप सोचो, बिना ग्राउंड पे जाए आपकी स्पीड बढ़ रही है, बिना लॉन्ग जंप की आपकी लॉन्ग जंप बढ़ जाएगी। अगर आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया, इसको एकदम बढ़िया तरीके से सॉर्ट कर लिया, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बड़े अच्छे से समझेंगे कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन क्या होता है और हमें ये कैसे करना है। हर बार की तरह इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि इजी रहे चीज़ों को समझना। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होता है। मतलब बॉडी रिकॉम्पोजिशन से पहले हमें बॉडी कॉम्पोजिशन को समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें हम समझेंगे कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन क्या होता है, और जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा उसमें हम समझेंगे हाउ टू डू इट, मतलब कैसे हम बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला पार्ट, बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो ये रिकॉम्पोजिशन हटा के हम कर देते हैं सिर्फ बॉडी कॉम्पोजिशन। अब बॉडी कॉम्पोजिशन में दो शब्द हैं, एक है बॉडी, दूसरा है कॉम्पोजिशन। बॉडी का मतलब बहुत सिंपल है, जो हमारा शरीर है वही हमारी बॉडी है। हमें पहले पार्ट पे अब ध्यान नहीं देना है, बॉडी का मतलब हमारा शरीर। अब कॉम्पोजिशन क्या है हमें ये समझना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन का आप सिंपल सा मतलब ये समझ सकते हो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो जैसे बॉडी कॉम्पोजिशन है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारी बॉडी के अंदर, सबसे पहले सबसे एकदम बेसिक अंदर जो हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देता है वो क्या है, हमारा स्केलेटल सिस्टम। जो हमारे अंदर ऐसे ये हड्डी का ढांचा है, जो हमारी बोन्स हैं, तो ये आप हमारा बॉडी का अंदर का जो ये मैंने लाल लाइन से बनाई है, तो ये हमारा क्या है, स्केलेटल सिस्टम है, हमारी बोन्स है, हमारी हड्डियाँ हैं। तो हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें हैं, पहला है हमारी हड्डियाँ हैं। फिर इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कुछ ऑर्गन्स रहेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे दिमाग है, यहाँ पे हमारे फेफड़े हैं, हमारा पेट है, इंटेस्टाइन्स हैं, हार्ट है। तो ये सब क्या होगा, ये हमारे ऑर्गन्स होंगे। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, हमारी मसल्स होंगी। ठीक, जैसे ये हमारे शोल्डर्स की मसल है, बाइसेप की मसल है, फोर आर्म्स है हमारे पास। ठीक, हमारे थाइस की मसल्स हो जाएंगी, हमारे कोर के पास मसल्स हैं, हमारे काफ में मसल्स हैं। तो ये जो ब्लू कलर से अपन ने बनाई है ये क्या है हमारी, ये है हमारी मसल्स। इसके साथ साथ और क्या क्या हो सकता है, और हमारे बॉडी में मतलब बीच में कहीं ना कहीं फैट होगा। ठीक, यहाँ पे आप क्या हो सकता है, बेली पे थोड़ा बहुत फैट है, शोल्डर्स पे, आप बाइसेप के पास में थोड़ा फैट है, थाइज में आपके फैट हो सकता है। तो ये फैट होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, तो जैसे हमारे बॉडी है, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, फैट है, बहुत सारी चीज़ें। अब बॉडी कॉम्पोजिशन क्या हो गया कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उनका रेशियो क्या है, क्या हमारे पास मसल ज़्यादा है, क्या फैट ज़्यादा है, तो वो हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन हो गया। अब देखो, एक एथलीट है, ये उस एथलीट की बॉडी है, और इसका जो वेट है वो वेट, हम चीज़ों को सिंपल करने के लिए हम लोग 100 ले लेते हैं। ठीक, मतलब नंबर ही इतना सिंपल है, उस पर कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी, इसलिए 100 मान लेते हैं एक एथलीट का वेट। अब किसी एक एथलीट का वजन अगर 100 है तो उसमें अपन मान लेते हैं कि उसकी हड्डियों का वजन होगा 20 kg। रफ एग्जाम्पल है, ऊपर नीचे हो सकता है। उसके ऑर्गन्स का हम वेट मान लेते हैं 15 kg, मसल्स हम मान लेते हैं 50 kg। तो कितना हो गया, 50, 60, 70, 85, बच गया 15 किलो। तो फैट हो गया 15 किलो। अब इन सब चीज़ों को अपन टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा उसका 100 किलो। अब इस एथलीट का जो बॉडी कॉम्पोजिशन है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ होंगी, जैसे मतलब अपने ब्लड वेसल्स हो गए, जो हमारी नसें रहती हैं जिसमें खून बहता है, वो ब्लड वेसल्स का भी कुछ वेट होगा, हमारे ब्लड का भी कुछ वेट होगा, नर्वस सिस्टम भी होगा हमारा। ठीक, मतलब जो हमारे सिग्नल भेजने वाली नसें हैं वो नसों का भी एक सिस्टम है, तो उनका भी कुछ वेट होगा। पर मतलब इतना अपन ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, उन चीज़ों को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। सिंपल रखने के लिए चीज़ों को हम ये 3-4 चीज़ों को ही देखेंगे, हड्डियाँ, ऑर्गन्स, मसल्स और फैट। अब देखो, सब एथलीट का बॉडी का स्ट्रक्चर अलग रहता है, बॉडी कॉम्पोजिशन अलग रहता है। तो हो सकता है कि एक एथलीट 100 किलो का है, उसका बोन्स, ऑर्गन, मसल और फैट का वेट यही है। लेकिन एक और एथलीट ऐसा हो सकता है जिसका वजन भी 100 किलो है, लेकिन उसकी हड्डियों का वेट हो सकता है 25 किलो, ऑर्गन का वेट हम 15 किलो ही मान लेते हैं। उसके पास हो सकता है 40 किलो सिर्फ मसल्स हो, और हो सकता है उसके पास 20 kg फैट हो, उसका भी वेट 100 किलो आएगा। लेकिन उसके पास मसल्स कम है, उसकी हड्डियों का वेट ज़्यादा है, फैट भी ज़्यादा है,
तो ऐसे सब एथलीट का बॉडी का स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन अलग रहता है, तो सबके अंदर अलग अलग रेशियो में हड्डियाँ, मसल्स, फैट, ये सब चीज़ें रहती हैं। आई होप आप बॉडी कॉम्पोजिशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमें और क्या समझना है, सेम वेट पे एथलीट का बॉडी अलग दिख सकता है। एक एथलीट का वेट 70 kg है, एक और एथलीट का वेट 70 kg है, और दोनों एथलीट एकदम अलग दिख सकते हैं। चाहे उनकी हाइट भी सेम हो तब भी उनका बॉडी टाइप अलग दिख सकता है, और वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी कॉम्पोजिशन पे। एक सिंपल सा एग्जांपल हम समझते हैं। आपको मैं 2 थैले दे दूंगा, है ना, मतलब चेन वाले थैले, जैसे ये थैले हैं, दोनों थैलों का साइज़ बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको कुछ सामान दूंगा जो आपको उस थैले के अंदर पैक करना है, लेकिन उस सामान का वेट मैं बिल्कुल सेम दे रहा हूँ आपको। तो जो पहला थैला है उसमें आपको 10 kg का एक डंबल डालना है, और एक 10 kg का आपको इसमें डालना है कंबल, ठीक, जो सर्दियों में अपन ओढ़ते हैं वो वाला कंबल डालना है। तो अब टोटल इसका वेट कितना हो गया, 20 किलो हो गया। इसमें हमने एक 10 किलो का डंबल डाला है, एक 10 किलो का कंबल डाला है, डंबल कंबल राइमिंग हो गया ये तो। और जो दूसरा थैला है इसमें आपको डालना है 20 किलो कंबल, ठीक है, इसमें हम डंबल नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ कंबल डालेंगे। अब जो दोनों थैले हैं, दोनों थैलों का वेट तो बिल्कुल सेम है, दोनों 20 किलो के हैं, लेकिन जब आप दोनों में ये चीज़ें डाल दोगे तो जो पहला थैला ना ये कम बड़ा रहेगा, ये मतलब इतना है तो मतलब ये थोड़ा बहुत फैल के इस शेप का आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा थैला आपको दिया है इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो 20 किलो कंबल है वो ज़्यादा जगह घेरेगा, लेकिन वहीं पे 10 किलो का कंबल और 10 किलो का डंबल ये दोनों मिलके कम जगह घेरेंगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। तो सेम वैसे ही हम 2 एथलीट मान सकते हैं, दोनों का वेट है 70 kg। अब इसमें एक एथलीट के पास है 30 kg मसल, दूसरे एथलीट के पास है 20 kg मसल, लेकिन इसके पास 10 kg फैट है और दूसरे वाले के पास 20 kg फैट है। बाकी जो ऑर्गन्स और बोन्स का वेट है वो हम इक्वल मान लेते हैं। अब क्योंकि अब भले इनका वेट सेम है पर इनके मसल और फैट का कॉम्पोजिशन अलग है, उसकी वजह से इन दोनों का बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग लगेगा। जैसे जो डंबल है वो कंबल से कम जगह घेरता है, वैसे ही मसल्स फैट से कम जगह घेरेगी। जो हमारी 10 kg मसल है वो हो सकता है इतनी सी जगह में आ जाए, लेकिन वहीं पे जो 10 किलो फैट है वो ज़्यादा जगह घेरेगा। तो ऐसे ही हो सकता है कि जो पहला एथलीट है जिसके पास ज़्यादा मसल है वो थोड़ा बहुत लीन लगे, लेकिन वहीं पे जो एथलीट जिसके पास ज़्यादा फैट है वो थोड़ा बहुत हमें फैटी या हल्का सा मतलब मोटा सा लगेगा, हल्का सा। अब हमें ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई, बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है और सेम वेट पे दोनों एथलीट या दोनों इंसान अलग अलग दिख सकते हैं। अब देखो, हम सबका गोल है हमें एक अच्छे लेवल पे जाना है, हमें ओलंपिक खेलना है, नेशनल में जीतना है। चाहे आप फुटबॉल खेलना चाहते हो, क्रिकेट हो, स्प्रिंटिंग करते हो, लॉन्ग जंप करते हो, चाहे जो भी इवेंट करते हो, आपका एक गोल होगा कि हाँ हमें इस लेवल पे जाना है, हमें इतना अच्छा करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए आपका कि आप पहले देखो तो कि वो लोग होते कैसे, वो दिखते कैसे, ठीक। तो जैसे अपन यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेते हैं स्प्रिंटर बॉडी कॉम्पोजिशन, कुछ फोटोज़ देखते हैं अपन कि स्प्रिंटर्स दिखते कैसे, ठीक। ये देखो किसी ने वीडियो भी बना रखी है कि वाह यार स्प्रिंटर्स मस्कुलर, देखो यहाँ पे भी इसके पास कितनी अच्छी मसल्स हैं। इस एथलीट को आप देखो कितने वेल डिफाइंड शोल्डर हैं, यहाँ पे देखो दोनों एथलीट को कितनी बढ़िया मसल्स लग रही हैं इनके पास। और किसको, ये फोटो देख लो आप, मतलब आप देखो बाइसेप कितने बढ़िया से बने हुए हैं, शोल्डर्स कितने अच्छे से डिफाइंड हैं, फोर आर्म्स पे भी स्ट्राइएशंस आ रही हैं बढ़िया। हैरी एकिनी को देख लो, योहान ब्लेक, मतलब अपने यहाँ पे जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनसे भी मतलब अच्छी खासी फिजिक है इनकी। मतलब सबका नहीं बोल रहा हूँ पर इन जनरल, मतलब जो बहुत सारे बिगिनर हैं जिनको 1-2 साल हुए उनसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिजिक है। यूसेन बोल्ट को देख लो, अब देखो यहाँ पे भी बॉडी कॉम्पोजिशन मतलब आप समझ सकते हो। यूसेन बोल्ट का वेट कितना ज़्यादा था, 95, 98 इतने केजी से, और बहुत सारे अपने यहाँ पे मतलब 65-70 किलो जिनका वजन है वो भी अपने को देखने में मोटे लगते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा वेट के साथ भी कितने लीन लग रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास ज़्यादा मसल्स है, फैट कम है। हाइट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हाइट बहुत ज़्यादा है इनकी, लेकिन फिर भी आप सिर्फ वेट को कंपेयर करोगे तब भी आप मतलब अच्छा समझ सकते हो कि वेट ज़्यादा होना दिक्कत नहीं है, बॉडी कॉम्पोजिशन एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एथलीट को आप देख लो, मतलब आप जितने भी स्प्रिंटर्स को देखोगे ज़्यादातर एथलीट्स के पास बहुत ही बढ़िया मसल्स रहती हैं, ठीक है। तो अगर आपको उनके जैसा बनना है तो आपको उनके जैसा दिखना भी पड़ेगा। कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे गाउट हो गया, या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे एथलीट्स में जो मतलब काफ़ी लीन है, मतलब पतले, ज़्यादा मसल्स नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा दौड़ जाते हैं, पर वो रेशियो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं होंगे वैसे एथलीट, बहुत ही कम होंगे। लेकिन इन जनरल अगर अपन देखेंगे तो स्प्रिंटर्स के लिए मसल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनसे कम्पीट करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको पहले उनके जैसा दिखना पड़ेगा। अब क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादातर एथलीट्स स्प्रिंटर या जंपर्स हैं तो हम उनके रिस्पेक्टिव में देखेंगे कि हमें कैसा बॉडी कॉम्पोजिशन चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ होगी हमारा BMI। BMI होता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स,
मतलब हमारी हाइट के कंपैरिजन में हमारा वेट कितना है। अब ये कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमें हमारा जो वेट है, वेट हमें लेना है केजीज में, इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे हाइट के स्क्वायर से, और जो हाइट है ये हमें लेनी है मीटर्स में। तो फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 76 केजी, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा अपनी हाइट से। मेरी हाइट है 1.8 मीटर्स, तो 1.8 का स्क्वायर, अब 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा 3.24, तो 76 डिवाइडेड बाय 3.24 जो कि आ जाएगा 23.45। सिंपल सा तरीका है, आप इस तरीके से अपना BMI निकाल सकते हो। मैंने अपना निकाल के दिखा दिया। अब अपने पास जितने भी स्प्रिंटर्स हैं, अगर आपको एलीट लेवल पे जाना है, जो एलीट लेवल पे स्प्रिंटर्स रहते हैं उनका BMI होता है 23 से 26 के बीच में। रफ एग्जांपल है, कुछ 23 से कम के भी होंगे, कुछ 26 से ज़्यादा के भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो एथलीट्स हैं वो इस रेंज में आ जाएंगे। अब हो सकता है कि आपका BMI ज़्यादा आ रहा हो या हो सकता है कि कम आ रहा हो। हमें अपना BMI 23 से 26 की रेंज में लाना है। अब जो BMI है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारी हाइट और हमारे वेट पे, और क्योंकि हम हमारी हाइट को चेंज नहीं कर सकते, बढ़ा या घटा नहीं सकते, तो हमें हमारे सिर्फ वेट पे ही काम करना पड़ेगा। अगर BMI बढ़ाना है तो अपना वेट बढ़ाओ, अगर BMI कम करना है तो अपना वेट कम करो, लेकिन अपना BMI 23 से 26 के बीच में लाने की कोशिश करो। ठीक है, तो BMI हमें चाहिए 23 से 26 के बीच में। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फैट परसेंटेज। ये हमें लेके आना है 10% से कम। BMI तो कैलकुलेट करना इजी है, फैट परसेंटेज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अपने लिए, क्योंकि अपने पास वैसे रिसोर्सेज नहीं है, वैसे इक्विपमेंट नहीं है। इसके लिए एक हम क्लिपर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक, पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहता है। पर आप इसमें कुछ जनरल बेंचमार्क्स रख सकते हो, जैसे कि आपके एब्स होने चाहिए और इसके साथ विजिबल वेन्स होनी चाहिए, मतलब आपके हाथों पे या फिर थाइस पे, काफ पे वेन्स दिखनी चाहिए। अगर वेन्स दिख रही तो इसका मतलब जनरली ये माना जा सकता है कि आपके बॉडी में मतलब फैट कम है, क्योंकि जो फैट रहता है उसी की वजह से ये चीज़ें छुप जाती है। अब ये दो मेन चीज़ें, मतलब सबसे मेन आपको पहले इन पे ध्यान देना है। आपको अपना BMI लाना है 23 से 26 के बीच में, और फैट परसेंटेज रखना है 10% या उससे कम। अब आप चाहो तो वीडियो को डायरेक्ट थोड़ा इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो टाइम दिखा दूंगा मैं एडिट करने के बाद, इस पॉइंट पे आप स्किप कर सकते हो अगर आपको ये जानना है कि हम ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से क्यूरियस हो, आप जानना चाहते हो कि हमें ये चीज़ें क्यों करनी है, क्यों हमें 23 और 26 के बीच में BMI चाहिए, क्यों हमें 10% से कम फैट चाहिए, अगर आप वो जानना चाहते हो तो आप अभी साथ में देख सकते हो। बाकी अगर आपको डायरेक्ट देखना है कि हमें कैसे करना है वो चीज़ें, तो आप इस पॉइंट पर स्किप कर लेना। अब देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ये हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। एक एथलीट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, मतलब काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो, कि हम हमारे वज़न के मुकाबले कितना ज़्यादा फोर्स लगा पा रहे हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो। बहुत सारी वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ उन एथलीट्स को जिन्हें नहीं पता। इसका मतलब है कि हम हमारे शरीर के मुकाबले कितना ज़्यादा फोर्स लगा पा रहे हैं। अभी बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो हम कैसे चेक करते हैं, बहुत सिंपल है। दो एथलीट आप मान लो, एक है एथलीट ए, एक है एथलीट बी। एक का वज़न 50 kg है, एक का वज़न 100 किलो है, और दोनों 100 kg वेट के साथ में कर रहे हैं स्क्वाट, दोनों 100 किलो के साथ में कर रहे हैं स्क्वाट। अब यहाँ पे जो एथलीट बी है, इसका जितना वज़न है ये सिर्फ उतना ही वज़न उठा रहा है, तो ये उठा रहा है 1x ऑफ हिज बॉडी वेट, मतलब अपने वज़न का 1 गुना वज़न उठा रहा है। लेकिन जो एथलीट बी है, इसका जितना वज़न है ये उससे डबल वेट उठा रहा है, तो ये उठा रहा है 2x ऑफ हिज बॉडी वेट। अब क्योंकि एथलीट ए अपने वज़न का 2 गुना उठा रहा है, उसका जो बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो है वो ज़्यादा अच्छा है, और हमारे लिए बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो इंपॉर्टेंट है। अब कैसे BMI और फैट परसेंट हमारे बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो को अफेक्ट करेगा वो हम समझते हैं। तो एक एथलीट हम मान लेते हैं, इसका वेट है 70 kg, और ये स्क्वाट कर पा रहा है 105 kg से, तो ये कितना हो गया, 1.5 गुना हो गया। 70 का 1.5 गुना 105 किलो होता है, तो ये अपने वज़न के 1.5 गुना वज़न से स्क्वाट कर पा रहा है। अब जो इसका वेट है, इसमें भी तो अलग अलग चीज़ें होंगी, इसमें क्या क्या होंगी, बोन्स होंगी, ऑर्गन्स होंगे, फैट होगा, मसल्स होंगी। अब मान लेते हैं कि इसकी बोन्स का वेट है 20 किलो, ऑर्गन्स का वज़न है 10 किलो, 30 किलो हो गया। फैट होगा इसके पास 10 किलो, और 30 किलो इसके पास है मसल्स, तो ये टोटल हो गया 70 किलो। अब देखो ये एक एथलीट है जिसका वज़न है 70 किलो, लेकिन ये 105 किलो से स्क्वाट कर पा रहा है, तो इसकी हड्डियां स्क्वाट नहीं कर रही हैं,
मतलब हाँ थोड़ा सपोर्ट दे रही है, स्ट्रक्चर बना के रख रही है बॉडी का। इसके जो ऑर्गन्स है वो स्क्वाट नहीं कर रहे हैं, मतलब स्क्वाट करते टाइम हमारा दिमाग क्या कर रहा है, मतलब फोर्स प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है पर जो एक्चुअल आउटकम है वो नहीं कर रहा है। ठीक, जो हमारे फैट है, फैट तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो बस पड़ा हुआ है हमारे शरीर पे से। जो एक्चुअल वजन को उठा रहा है, जो मतलब मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारी मसल्स हैं। तो यहाँ पे 70 किलो का इंसान 105 किलो नहीं उठा रहा है, ये जो 30 किलो की मसल्स हैं ये उठा रही है 105 किलो को। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब अगर 30 किलो मसल्स 105 किलो उठा पा रही हैं तो 40 किलो मसल्स तो जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा उठा ही लेगी आराम से। एक हाइपोथेटिकल केस मान रहे हैं कि उस एथलीट के अंदर फैट है ही नहीं, 0% बॉडी फैट, वैसे तो पॉसिबल नहीं है पर मान लेते हैं। तो अगर इसके पास बिल्कुल फैट नहीं है, 10 किलो फैट हटा दिया, लेकिन उसका वेट अपने को उतना ही रखना है, तो उसके लिए हमें उसकी मसल्स बढ़ानी पड़ेंगी। तो एक ऐसा एथलीट है जिसके पास 40 किलो मसल्स है, 20 किलो की हड्डियाँ हैं, 10 किलो के ऑर्गन्स है, उसका वेट 70 किलो है, फैट बिल्कुल नहीं है। अब जब वो 30 किलो की मसल्स 105 किलो उठा पा रही थी, अब 40 किलो की मसल्स तो उससे ज़्यादा आराम से उठा लेगी, 120 130 किलो तो आराम से उठ जाएगा। अब ये देखो 120 130 किलो अगर उठ रहा है और उसका वेट 70 किलो है, अब उसका जो बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, ये अब आराम से 1.7 टाइम्स हो गया है। पहले वो 1.5 गुना उठा रहा था, 1.5 टाइम्स, अब 1.7 टाइम्स उठा पा रहा है। उसका वेट उतना ही है, बस उसने क्या चीज़ चेंज करी, अपना बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज किया। बॉडी कॉम्पोजिशन में भी उसने सब चीज़ें चेंज नहीं करी है, उसने अपना सिर्फ फैट परसेंटेज चेंज किया है। ठीक, सिर्फ एक ही चीज़, मतलब एक ही चीज़ चेंज करने से कितना इम्पैक्ट आ गया। अब BMI भी चेंज किया जा सकता है। हमने अभी क्या किया था, फैट कम कर दिया था और सिर्फ मसल बढ़ा दी थी। अब एक और हाइपोथेटिकल केस मान लो कि जो ये एथलीट है इसने मतलब बोन्स का वेट तो एक ऐसे ही बढ़ाएगा, डेंसिटी इंप्रूव हो सकती है, पर अपन मान लेते हैं कि वो 20 का 20 ही है। उसके जो ऑर्गन्स है उसका वेट भी 10 किलो ही है। उसने अपनी बॉडी का फैट भी नहीं बढ़ने दिया, फैट बस 10 किलो है, बल्कि उसने अपनी मसल्स को बढ़ा के 60 किलो कर लिया। अब इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 60 70 80 90 100, तो ये अब 100 किलो का एथलीट हो गया है। अब देखो जब उसके पास 30 किलो मसल थी तब वो 105 किलो उठा पा रहा है, 60 किलो हो जाएगी तो कितना उठा लेगा, 205 उठा लेगा। अब 205 डिवाइडेड बाय 100, ये आराम से 2x के ऊपर चल जाएगा। मतलब अब ये अपने वजन का 2 गुना वेट उठा पा रहा है सिर्फ मसल्स बढ़ाने से। और मसल बढ़ाने का मतलब है कि उसका जो BMI है, BMI बढ़ा है। तो अगर आप एक एथलीट हो, आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला है कि आपको अपनी मसल्स को बढ़ाना है, दूसरा है कि अपने फैट परसेंटेज को कम करना है। और अगर आपने ये दोनों चीज़ें एक साथ कर ली तो आपका इम्प्रूवमेंट लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये हो गया तो आपका इम्प्रूवमेंट बहुत इजीली आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें ही हमारे बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो ही हमारी स्पीड, हमारी एक्सप्लोजिवनेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आप बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छे समझ गए हो, क्यों बॉडी कॉम्पोजिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो भी समझ गए हो। अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट में जाते हैं जो कि है बॉडी रिकॉम्पोजिशन। ठीक, बॉडी रिकॉम्पोजिशन क्या होगा, हमारा जो बॉडी का कॉम्पोजिशन है उसे हमें चेंज करना है। अब इसके है ना कुछ अलग अलग तरीके हैं, मतलब रिकॉम्पोजिशन नहीं, बॉडी कॉम्पोजिशन को चेंज करने के कुछ तरीके हैं। पहला होता है गेनिंग, दूसरा होता है कटिंग। गेनिंग का मतलब क्या है, हम हमारा वजन बढ़ा रहे हैं। इसमें भी मतलब 2 टाइप के गेनिंग होते हैं, एक होगा लीन गेनिंग और एक मतलब एब्सोल्यूट गेनिंग आप मान सकते हो। लीन गेनिंग का मतलब है कि हम सिर्फ मसल्स गेन करेंगे, हम हमारे वजन में सिर्फ मसल्स को बढ़ने देंगे। एब्सोल्यूट गेनिंग का मतलब होता है कि हम मसल्स भी बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत फैट भी बढ़े तब भी चलेगा। और कटिंग का यूजुअली मतलब होता है सिर्फ फैट को कट करना, मतलब मसल्स कोई नहीं कट करता है, हम सिर्फ फैट को कट करते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें हमारा BMI चाहिए 23 से 26 के बीच में, और फैट परसेंटेज चाहिए 10% से कम। हो सकता है कि आपका BMI अब 23 से कम है और फैट परसेंटेज भी 10 से ज़्यादा है, तो अब तो अपने को मतलब फैट भी कम करना है, बॉडी वेट भी बढ़ाना है। उसके लिए 2 तरीके हैं। जो पहला स्टेप, जो पहला तरीका है वो है कि आप गेन कर लो फिर उसके बाद में कट कर लो, मतलब पहले आप अपना BMI बढ़ा लो फिर बाद में कट कर लो। एक और तरीका आप उसी में मतलब हम यूज़ कर सकते हैं कि पहले कट कर लो फिर आप गेन कर लो, लेकिन इस बार आप सिर्फ लीन गेन करना। ठीक, तो ये कुछ तरीका है कि आप पहले वजन बढ़ा लो फिर फैट कम कर लो, या फिर पहले फैट कम कर लो फिर बाद में लीन गेन कर लो। लेकिन जो ये गेनिंग और कटिंग वाले प्रोसेस हैं ये बॉडी बिल्डर्स को तो सही हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा उनके लिए, लेकिन जो एथलीट्स हैं उनके लिए उनकी जो ट्रेनिंग है ना उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। मतलब इससे क्या होता है, हमारी जो ट्रेनिंग है ट्रेनिंग अफेक्ट होती है, मतलब जो मेन हमारा स्पोर्ट्स है वो अफेक्ट होगा। अगर आप कटिंग फेज में हो तो आपके बॉडी में इतनी कम कैलोरीज है कि आप अपने मेन सेशंस को अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपका बॉडी कॉम्पोजिशन तो ठीक हो रहा होगा
लेकिन अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है तो आप अपने रेपिटेशन ऑल आउट नहीं लगा पाओगे, रेपिटेशन आपकी खराब जाएंगी। और अगर आप गेनिंग कर रहे हो तो एकदम से आपकी बॉडी में वेट बढ़ रहा है तब भी आपकी रेपिटेशन खराब जाएंगी, आपको बॉडी हैवी फील होगी। आप प्लायोमेट्रिक्स कर रहे हो उसमें आपका फॉर्म खराब होने लगेगा धीरे धीरे। तो ये कुछ मतलब साइड इफेक्ट्स हैं कि आप गेनिंग और कटिंग अलग अलग करो। एक और तरीका होता है और वही होता है रिकॉम्पोजिशन। रिकॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि हम मसल्स भी गेन करेंगे और साथ में फैट भी कम करेंगे। मसल्स बढ़ाएंगे, फैट भी कम करेंगे, और ये दोनों चीज़ें हम एक साथ करेंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि मान लो आप एक ऐसे एथलीट हो जिसका वेट है 70 kg और आपके पास 20 किलो मसल्स हैं और 10 किलो फैट है। अब यहाँ से आप चाहते हो 25 किलो मसल पे और 5 किलो फैट पे जाना। 20 से आपको 25 करना मसल्स को और 10 से 5 करना फैट को, मतलब 5 किलो आप मसल बढ़ाओगे, 5 किलो फैट कम करोगे। ये जो चीज़ आपका ये करना चाह रहे हो, जो ये गेनिंग और कटिंग वाला प्रोसेस है, इससे आप ज़्यादा जल्दी कर पाओगे। इससे हो सकता है कि आप 5 से 6 मंथ्स में आप कर लोगे। लेकिन अगर यही चीज़ आप रिकॉम्पोजिशन मेथड से करना चाहोगे तो इसमें आपको यूजुअली ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको 1 से 1.5 साल लग सकता है, मतलब रफ टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। मतलब जो गेनिंग या कटिंग अलग अलग वाले फेजेस रहते हैं वो आपको जल्दी अचीव करने में हेल्प कर देंगे। लेकिन अगर आप रिकॉम्पोजिशन करना चाह रहे हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि रिकॉम्पोजिशन वाले मेथड से हमारी ट्रेनिंग उतनी अफेक्ट नहीं होगी। जो चेंजेस हमारी बॉडी में आएंगे वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल होंगे और हमारी बॉडी उसके साथ अच्छे से अडेप्ट करते रहेगी। लेकिन जो गेनिंग और कटिंग वाला मेथड है उससे थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। और काफ़ी बार एक जो मेन रीज़न रहता है कि एथलीट्स स्टेरॉइड्स क्यों लेते हैं वो ये है कि वो रिकॉम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर कोई स्टेरॉइड्स लेता है तो उसकी मसल्स भी बढ़ती हैं, फैट भी कम होता है और एक साथ होता है, और उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है जितना वो बिना उसके करते हैं। काफ़ी एथलीट्स को ये पता ही नहीं रहता है, बस वो ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं। पर हाँ, जो चीज़ें वो स्टेरॉइड से होती है वो हम नेचुरली भी कर सकते हैं। हमें टाइम लगेगा लेकिन वो ज़्यादा एक सस्टेनेबल है, हमारे फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा है। बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है, बॉडी रिकॉम्पोजिशन क्या होता है, हम दोनों चीज़ें समझ गए। अब हम बॉडी रिकॉम्पोजिशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब देखो, बॉडी रिकॉम्पोजिशन में क्या होता है, हमारा वेट चेंज नहीं होता है। आपका 70 किलो है, आपका 70 किलो ही रहेगा। साल भर आप 70 के आसपास ही रखोगे, मतलब 71, 69 इस रेंज में रहेगा। लेकिन उसी रेंज में आप रहते रहते मसल्स भी बढ़ाते जाओगे और फैट भी कम करते जाओगे। अब हमारा गोल तो रिकॉम्पोजिशन में ये है कि वेट चेंज ना हो, वेट तो उतना ही रखना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कैलोरीज मेंटेनेंस पे लेनी पड़ेंगी। मतलब आपको उतनी ही कैलोरीज लेनी है जिससे आपका वेट ना तो बढ़े ना तो कम हो। अब ये चीज़ करने के लिए तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आप डेली जो भी चीज़ें खा रहे हो आप अपनी एक डायरी में, मोबाइल में कहीं ना कहीं लिखते जाओ। आप ट्रैक करते रहो कि आप दिन में क्या क्या खा रहे हो, जो भी चीज़ खा रहे हो आपको लिखना पड़ेगा। अगर वो नहीं करोगे तो आप रिकॉम्पोजिशन तो भूल ही जाओ। जो डाइट ट्रैकिंग वाली चीज़ है ना, वो गेनिंग और कटिंग में उतना मतलब इंपॉर्टेंट है, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत लोग बिना ट्रैक किए भी गेन और कट कर लेते हैं, लेकिन बिना ट्रैक किए रिकॉम्पोजिशन तो कभी हो ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। आपको पहले ट्रैक करना है। किसको ट्रैक करना है, कैलोरीज को, कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो और आपको एक स्टेबल कैलोरीज की लिमिट को अचीव करके रखना। अगर आपका वेट थोड़ा बहुत ड्रॉप हो रहा है तो आप कैलोरीज बढ़ा दो, वेट अगर ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो कैलोरीज थोड़ा कम कर दो। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप कैलोरीज को ट्रैक करोगे। कैलोरीज अपने को मेंटेनेंस पे लेनी है। अब उसके अंदर अपने को दूसरा सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हाई प्रोटीन पे। मेंटेनेंस कैलोरीज में आप जितना हो सके उतना हाई प्रोटीन लो, क्योंकि प्रोटीन नहीं लेंगे तो मसल्स डेवलप नहीं होगी। इसके अलावा हमें ध्यान देना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट्स की टाइमिंग पे। ठीक, आपको टाइमिंग पे ध्यान देना है कि हम किस टाइम पे कितना कार्ब्स ले रहे हैं। इसके बाद में जो फैट है, फैट एकदम नॉर्मल है कि मतलब ये आप बैलेंस आउट कर रहे हो, मतलब जो भी बैलेंस बच गया वो आपका फैट रहेगा। हमें कैलोरीज मेंटेनेंस पे लेनी है, ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेनी, ज़्यादा कम कैलोरीज नहीं लेनी। और ये हमें कब पता चलेगा, जब हम ट्रैक कर रहे हैं कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और वो लिख के रखेंगे तभी हम पता कर पाएंगे। मेंटेनेंस कैलोरीज के साथ में आपको हाई प्रोटीन लेना है। आपको प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा के रखनी है ताकि हमारी मसल्स डेवलप हो। इसके साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट की टाइमिंग को ट्रैक करना है कि आप किस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो। और इसमें आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी आपको हेल्प करेगी, और वो होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि आप दिन में कुछ एक टाइम तक बिल्कुल खाना नहीं खाओगे। और यूजुअली मैं प्रेफर करूँगा कि आप रात के टाइम से लेके, मतलब रात का आप डिनर करने के बाद अगले दिन का वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद ही आप खाना खाओ। और रात में भी जब आप खाना खा रहे हो तब आपको ट्राई करने की उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो। ठीक है, आपको एक क्लॉक के एग्जांपल से दिखा देता हूँ। ये 12 बजे हैं, ये 6 बजे हैं, ये है अपना 9, 2 घड़ी बना देता हूँ। तो ये रात के 12 बजे है ना, मान लो। अब ये रात के 12 बज गए, यहाँ पे अपना दिन चालू हो रहा है, मान लो 26 सितंबर है
तो ये 26 सितंबर चालू हो गई रात के 12 बजे। यहाँ से आप देखो, अब रात में तो आप 12 बजे तो कॉमन सेंस से आप सो रहे होंगे। कुछ एथलीट्स को छोड़ के जो रात में काफ़ी देर तक जगे रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं और रिकवरी पे ध्यान नहीं देते, तो उनकी बात अलग है, पर लेकिन यूजुअली सो रहे होंगे इस टाइम पे ज़्यादातर एथलीट। अब 12 बजे आप सो रहे हो तो यहाँ पे आपके पेट में कुछ नहीं जा रहा है, 3 बजे तक कुछ नहीं गया है, रात में कोई उठ के तो खाएगा नहीं, अभी 6 बजे तक भी आपने कुछ नहीं खाया, फिर हो सकता है कि आपका वर्कआउट होगा सुबह 6 से 9, तो 9 बजे तक आप कुछ नहीं खा रहे हो। यहाँ पे अपना ये वर्कआउट हो गया। 9 बजे वर्कआउट होने के बाद में वे प्रोटीन आप ले सकते हो, या फिर अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो एग्स ले सकते हो। ऐसी डाइट रखना है जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो, प्लस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या हो गया, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, तो वो फ्रूट्स खाते ही अपने को तुरंत एनर्जी मिलती है। ब्रेड हो गया, ये सब चीज़ें जो हमें तुरंत एनर्जी देती है वो हमें नहीं खानी है, हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है जो हमें थोड़े लंबे टाइम तक एनर्जी देता रहे। इसके बाद में आप 11 या 12 बजे के आसपास एक अच्छा मील ले सकते हो, या आप अपने दिन का मतलब सबसे मेन मील रखना। अब यहाँ पे आप खाना खा के फिर सो गए 12 बजे, अब फिर 12 बजे से आप 3 बजे तक कुछ भी नहीं खाओगे, फिर 3:30 4 तक, मतलब जब आपका शाम का वर्कआउट रहेगा तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। अब यहाँ पे शाम के टाइम पे आप एक मतलब इवनिंग स्नैक ले सकते हो, इसमें आप थोड़ा बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपका इवनिंग का वर्कआउट हो जाएगा। वर्कआउट करने के बाद 8-9 बजे तक कुछ नहीं खाओगे। अगर आपको खाना ही है मतलब बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे मतलब आप कुछ प्रोटीन की चीज़ रख लेना। फिर रात में भी अपना जो डिनर रहेगा इसमें अपन रखेंगे हाई प्रोटीन। ठीक, तो अपन दिन में कितने मील ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 मील के आसपास हो गए। ये पहला मील हो गया जो सुबह के वर्कआउट के बाद लेंगे। दूसरा मील हो गया दोपहर का लंच 12 बजे के आसपास। एक छोटा सा इवनिंग स्नैक हो गया शाम के वर्कआउट से पहले, और शाम को वर्कआउट के बाद हाई प्रोटीन मील हो गया, या फिर आप स्नैक मान लो इसको, और रात में भी हाई प्रोटीन मील हो गया। अब ये वाला जो मील है इसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी अच्छी रख सकते हो, मतलब एकदम रफ है, एक एग्जाम्पल है। अब ऐसा क्यों करना है वो देखना। रात में आप लास्ट मील कब ले रहे हो, 9 बजे के आसपास ले रहे हो। अब 9 बजे से अगले दिन के 9 बजे तक मतलब पूरे 12 घंटे हो जाएंगे, आप कुछ भी नहीं खाओगे। अब आप कुछ भी नहीं खा रहे हो और रात में भी 9 बजे आपने हाई प्रोटीन मील लिया था, उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे, तो अगले दिन सुबह वर्कआउट के टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जनरली नहीं होंगे। लेकिन आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट करते टाइम आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी लेने के लिए हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करती है, लेकिन सुबह के टाइम पे आपकी बॉडी में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, आपकी बॉडी जो फैट रिजर्व्स है उनको यूज़ करना स्टार्ट करेगी। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हल्का फुल्का होगा, थोड़ा बहुत वो फैट यूज़ करने लगेगी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और हम हमारी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये सब बिल्कुल ही नहीं हटा रहे जैसा कि लोग कटिंग के टाइम पे करते हैं। तो ऐसा करने से सुबह के वर्कआउट में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लो एनर्जी भी फील नहीं होगी, मतलब थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आपसे वर्कआउट ही नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा थक रही है मतलब, वैसा कुछ नहीं होगा। वर्कआउट आप कंप्लीट कर लोगे, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत फैट भी बर्न होते रहेगा। अब वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद हम प्रोटीन ले रहे हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। अब आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, क्योंकि रात भर से हमने कुछ भी नहीं खाया है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना। उसके बाद जो अपना मील रहेगा, मेन मील रहेगा दोपहर का 12 बजे के आसपास का, उसमें आप अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। अब फिर शाम का जो स्नैक है इसमें आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले लेना, ताकि आप शाम के वर्कआउट को अच्छे से कर पाओ। रात में भी अपने को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, हाई प्रोटीन मील रखना। अब यहाँ पे अपने जो 2 दिन के वर्कआउट है, एक वर्कआउट तो सुबह अपन खाली पेट कर रहे हैं और शाम वाले वर्कआउट में हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। आप अपने शाम के वर्कआउट और सुबह के वर्कआउट को इस तरीके से डिज़ाइन करना कि शाम को आप वो वर्कआउट करो जो आपको हाई इंटेंसिटी पे करना है और आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोई टाइमिंग वाला वर्कआउट हो गया, या फिर वेट ट्रेनिंग है जिसमें आपको ज़्यादा मतलब मैक्स एफर्ट्स पे जाना है, इस टाइप का कोई सेशन है तो आप शाम को करना। लेकिन अगर एक्टिव रिकवरी है, आपको सिर्फ ड्रिल्स करना है, बेसिक प्लायोमेट्रिक्स करना है, तो वो चीज़ आप सुबह कर सकते हो। मतलब सुबह अपने को वो वर्कआउट करना है जो हमें सिर्फ कंप्लीट करना है, और शाम को हम वो वर्कआउट करेंगे जो हमें मैक्स एफर्ट, मैक्स इंटेंसिटी पे करना है। तो ऐसे आप अपनी डाइट को और वर्कआउट प्लान को थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्ट करके टाइमिंग को चेंज कर सकते हो, जिससे बॉडी रिकम्पोजिशन के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये फास्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा, 3-4 महीने आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ें करोगे, तब जाके आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। बट हाँ, ये जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपके लिए सस्टेनेबल रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से आपको जो बेनिफिट, जो रिजल्ट अपनी परफॉर्मेंस में आएगा, वो ऐसा नहीं कि मतलब कुछ दिन के लिए ही आया, वो आप लंबे टाइम तक उसको, वो परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाओगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रैक करना। आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, किस टाइम पे खा रहे हो, ये चीज़ें ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने अपने एथलीट्स को भी बोला है 1-2 बार कि जो एलीट लेवल एथलीट है, जो मतलब ओलंपिक में जा रहे हैं, जो अपने नेशनल में मेडल ला रहे हैं, JSW में, रिलायंस में,
वहाँ पे जो एथलीट्स ट्रेन कर रहे हैं, उनके पास एक टीम है, उनके पास बहुत सारे लोग हैं जो उनकी इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। उनके पास डाइटिशियन है जो ध्यान रख रहा है कि हाँ ये एथलीट कितना खा रहा है, इसका वेट कितना चेंज हो रहा है, कोचेस हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक एथलीट को बनाने के लिए इतने सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप तो अकेले हो, आपके पास तो ऐसे लोग हैं नहीं। तो ऐसे लोग नहीं है अगर आपके पास, तो उन लोगों का काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा ना। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर आप कोई ठेला खोल रहे हो, अगर आप बिजनेस तुरंत स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में तो वहाँ पे आपको सफाई भी खुद ही करनी है, आसपास झाड़ू भी आपको ही लगानी है, कस्टमर आ रहा है उससे पैसे भी आप ही को लेने हैं, ठीक, खाना भी आप ही को बना के देना है। लेकिन वहीं पे जो बड़े बड़े होटल रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक गाड़ी पार्क करने के लिए अलग आदमी खड़ा रहेगा बाहर, एक वेटर रहेगा, एक रिसेप्शनिस्ट रहेगा, खाना बनाने वाला एक अलग इंसान है। तो वहाँ पे देखो कितने सारे लोग मिलके एक काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो होटल वाला भी ज़्यादा पैसे कमा रहा है। सेम वैसे ही अपने मतलब एथलीट्स के लिए भी ऐसा ही है। जब तक आप बिगिनर एथलीट हो, आप अच्छे लेवल पे नहीं जा रहे हो ना, तो आपको आप ही खुद के डाइटिशियन हो, आप ही खुद के मसाजर हो, आप ही खुद के कोच हो, बहुत सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे एक ठेले वाला धीरे धीरे करके अपना होटल बनाता है, वैसे वैसे भी आपकी भी टीम बड़ी होती जाएगी अगर आप स्टार्टिंग में मेहनत करोगे। अगर आप अपने न्यूट्रिशन को ट्रैक करना लाइटली लोगे तो बहुत दिक्कत है। आई होप थोड़ा बहुत इससे आपको कुछ समझ में आया होगा, मोटिवेशन मिला होगा, या एक सीरियसनेस आई होगी आपके अंदर। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।